हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट एग्जाम प्रेप। आज इस लेक्चर में हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स देखेंगे। इससे पहले हमने कवर किया है बेसल 1 एंड बेसल 2। चाहे तो आप लोग जाकर के वो लेक्चर को कवर कर लीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग बिगिन करते हैं आज के लेक्चर को। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है? ये एक टाइप का लोन है जो बैंक प्रोवाइड करते हैं कोई भी इंडिविजुअल को, और अगर वो पर्सन पे नहीं कर पा रहा है या तो इंटरेस्ट का अमाउंट या फिर प्रिंसिपल का अमाउंट, इंटरेस्ट या फिर पेमेंट प्रिंसिपल अमाउंट जो पे नहीं कर पा रहा है फॉर मोर देन 90 डेज, उसको बोलेंगे हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, दैट इज एनपीएस। ये रूल कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? टर्म लोन हो गया हमारा, देन क्रेडिट कार्ड ड्यूज हो गया, 90 डेज से ज़्यादा हम लोग अगर नहीं पेमेंट कर पा रहे तो वो एनपीए हो जाएगा। कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स, फिर एग्रीकल्चरल लोन्स, ये सब हमारा एनपीए कैटेगरी में आ जाएगा अगर 90 डेज का रूल एप्लीकेबल हुआ तो। नाउ एनपीए होता क्यों है? अगर कोई बोरोवर पे नहीं करना खोज रहा है, इफ़ ही इज़ नॉट विलिंग टू पे द अमाउंट, फर्स्ट रीज़न ये हो गया। फिर है पुअर प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक स्लो डाउन, जिस तरीका से इकोनॉमी ग्रो करना चाहिए पर वो स्लो रेट, जैसे इकॉनमी ग्रो कर रहा है उससे भी स्लो रेट से इकॉनमी ग्रो करेगा तो उसे बोलेंगे हम इकोनॉमिक स्लो डाउन। प्रोडक्शन हो गया, जॉब हो गया, किसी भी टाइप का स्पेंडिंग, बिजनेस एक्टिविटीज़, सब इस फ्रेज में स्लो डाउन हो जाएगा। ये एक्चुअली रिसेशन नहीं है, बट ये साइन शो करता है कि इकोनॉमी अपना स्पीड को लूज कर रहा है। देन वी हैव फ्रॉड या फिर मिसमैनेजमेंट, लैक ऑफ प्रॉपर क्रेडिट अप्रेजल, नेचुरल कैलामिटीज जैसे ड्राउट हो गया, फ्लड वगैरह आ गया। इस चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से एनपीएस क्रिएट होता है। हाई इंटरेस्ट बर्डन। अब हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ एसेट्स। देखिए यहाँ पर ही कितने टाइप्स ऑफ एसेट है, ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से क्वेश्चन अराइज होता है आपका एग्जाम्स में। सबसे पहले है स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट, लॉस एसेट। सब स्टैंडर्ड से आ गया लॉस तक, ये हमारा एनपीएस कैटेगरी के अंडर आएगा। स्टैंडर्ड एसेट होता है विच आर जनरेटिंग रेगुलर इनकम टू द बैंक, ये स्टैंडर्ड एसेट है, इसमें से रेगुलर इनकम बैंक को मिलते रहता है। अब देखिए एनपीए का इम्पैक्ट क्या होता है बैंक के ऊपर। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ एनपीएज ऑन द बैंक? सबसे पहले प्रॉफिट जो है रिड्यूस होते जाएगा, क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द मनी इज़ लॉक्ड इन दी एनपीए। वो अमाउंट जो कि लेंड करके इंटरेस्ट कमा सकता है बैंक, अब वो नहीं कर सकता है। ओवरऑल प्रॉफिट इज़ गोइंग टू फॉल। नेक्स्ट इज़ रिड्यूस लिक्विडिटी। अब फंड जो कि है ब्लॉक्ड हो जाएगा वो अनपेड लोन्स में, तो बैंक के पास क्या है, कम पैसा रहेगा अभी हाथ में जो खर्च कर सकते हैं वो डेली ऑपरेशंस के लिए, इसलिए देर इज़ रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी of the funds which the banks are having. Then we have weakened capital position. Rising NPAs increase the provisionary requirement. अब देखिए कैपिटल, जो भी लोन देना है एनपीए, जो भी लोन बैंक्स आर गोइंग टू गिव टू द इंडिविजुअल, अब अगर वो डिफ़ॉल्ट कर दे रहा है तो उसके लिए क्या प्रोविज़न, एक बैकअप क्रिएट करके रखना हो पड़ेगा बैंक्स को। तो इसकी वजह से क्या हो जा रहा है, जो कैपिटल बेस है ना उसमें रिडक्शन हो जा रहा है। नेक्स्ट इज इट अफेक्ट्स दी क्रेडिट ग्रोथ। बैंक्स बिकम कॉशियस एंड रिड्यूसेस न्यू लेंडिंग, किसी भी टाइप का न्यू लेंडिंग करने में उनको असुविधा होता है। दे हैव प्रॉब्लम बिकॉज देयर मनी इज बीइंग स्टक्ड इन द बैड लोन्स, दैट इज़ दी एनपीए। फिर क्या है, डैमेज इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। जाहिर सा बात है, अगर लिक्विडिटी नहीं है बैंक्स के पास, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं, फाइनेंशियल हेल्थ सही नहीं है, तो इन्वेस्टर्स लोग डरेंगे, दे विल फील हेजिटेंट टू इन्वेस्ट इन सच सॉर्ट ऑफ बैंक, क्योंकि उन्हें भी लगेगा कि इन फ्यूचर जा कर के हमारा भी कहीं लोन या फिर हमारा भी कहीं इन्वेस्टमेंट डूब ना जाए। सो दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ एनपीए ऑन द बैंक्स, और बैंक्स को ट्राई करना चाहिए कि एनपीए उनका कम से कम हो। नाउ अब एसेट जो क्लासिफिकेशन हमने वन लाइन में देखा था, अब इसका हम लोग डीप में चलते हैं। Standard assets are regular assets where the borrower is paying installment on the specified, जितना टाइम पीरियड में उसमें इंस्टॉलमेंट अपना पे करके क्लियर आउट कर देना, वो हो गया रेगुलर एसेट। इसमें प्रोविजन बहुत कम करना पड़ता है, 1% या फिर 0.25%, क्योंकि रिस्क और डिफॉल्ट का यहाँ चांसेस नहीं है। बैंक्स कीप अ स्मॉल प्रोविजन, वही है क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर कुछ गड़बड़ हो जाए, इसीलिए एक प्रोविजन रखना सही होता है। These are the best quality of assets of the bank. Next is the substandard asset. They have already become
नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एसेट्स दैट हैव रिमेन्ड एनपीए फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स. सो 1 मंथ से जो 12 मंथ्स के बीच में लोन्स पेमेंट नहीं हो रहा है वो हमारा हो जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एंड दैट टू सब स्टैंडर्ड्स एसेट्स के कैटेगरी में आएगा. इनका भी दो पार्ट होता है, एक होता है सिक्योर्ड, एक होता है अनसिक्योर्ड. नाउ व्हाट इज दिस सिक्योर्ड? सिक्योर्ड मतलब जो कि बैकअप है, प्रॉपर्टी से बैकअप होना चाहिए, गोल्ड से, मशीनरी, और कवर्ड बाय ईसीजीसी. अब ये ईसीजीसी क्या है? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. इसका बेसिक सा मतलब है कि जब एक्सपोर्टर, इट प्रोटेक्ट्स द एक्सपोर्टर एंड बैंक्स अगेंस्ट द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट बाय द फॉरेन बायर्स. अगर फॉरेन बायर्स कुछ ले रहे हैं बट दे आर नॉट एबल टू पे ऑन टाइम, तब उस समय क्या बैंक खड़े हो जाएंगे और इस चीज़ को कवर कर लेंगे. दैट इज़ एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. इससे क्या होता है? ये प्रमोट करते हैं सेफ एक्सपोर्टिंग, ताकि अगर एक्सपोर्टिंग के दौरान कुछ भी पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है तो ईसीजीसी विल कम एंड हेल्प देम. एंड व्हाट इज DICGC? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन. इसका मतलब होता है दैट इंश्योर्स दैट बैंक डिपॉजिट, जैसे हो गया हमारा सेविंग्स, हो गया करंट अकाउंट डिपॉजिट, अगर बैंक फेल कर रहा है, अगर बैंक को पेमेंट करना है कोई भी मनी का, डिपॉजिटर अगर सपोज कीजिए डिपॉजिटर 1 लाख बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, फाइन, बट ही इज़ नॉट एबल टू पे दैट मनी बैक, तब ये DICGC ये आएंगे, स्टैंड अप करेंगे एंड ही इज़ गोइंग टू प्रोवाइड ₹5 लाख पर पर्सन पर बैंक लोन, ये लोग प्रोवाइड करेंगे. क्योंकि यहाँ डिफ़ॉल्ट हो गया है इसलिए ये अमाउंट दिया जा रहा है. ये अमाउंट वेरी भी कर सकता है, डिपॉजिट का अमाउंट वेरी कर सकता है, बट अगर बैंक के पार्ट में डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो DIC ये आएंगे एंड ही इज़ गोइंग टू पे दी अमाउंट. इससे क्या होगा? जो भी कंज्यूमर मनी डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में उनका प्रोटेक्शन होगा. अब देखिए ये सिक्योर्ड सबस्टैंडर्ड एसेट जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि बैकिंग अप होता है सब चीज़ों से, इनका प्रोविजनिंग फिर भी रखना पड़ेगा क्योंकि कुछ चांसेस है कि डिफ़ॉल्ट हो सकता है इन द फ्यूचर, इसीलिए बैकअप 15% करके रखा गया है. अब अगर हम लोग देखेंगे अनसिक्योर्ड सबस्टैंडर्ड एसेट का, इनका कोई भी सिक्योरिटी वगैरह नहीं होता, देयर इज़ हायर अमाउंट ऑफ रिस्क, इसीलिए हमें हाई प्रोविजनिंग दैट इज़ 25% प्रोविजनिंग करना पड़ता है. आई होप यहाँ तक सब चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो रही होगी. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. डाउटफुल एसेट. डाउटफुल एसेट क्या होता है? दीज आर सबस्टैंडर्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स. इससे पहले हमने देखा था 1 मंथ टू 12 मंथ्स, अब ये है मोर देन 12 मंथ्स. सो प्रोविजनिंग देखिए, इनका 3 टाइप का प्रोविजनिंग हो रहा है. अप टू 1 ईयर 25% होगा, ये अनसिक्योर्ड लोन के हिसाब से हो गया. यहाँ हमने देखा अनसिक्योर्ड लोन का प्रोविजनिंग 25% है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है 25%. फिर अबव 1 ईयर टू 3 ईयर्स 40% हो गया प्रोविजनिंग. अब 3 ईयर से ज़्यादा ही डिफ़ॉल्ट हो गया तो इसका मतलब है कि पैसा देने का, मिलने का चांसेस और है नहीं, इसीलिए 100% प्रोविजनिंग चला जाएगा. नाउ लॉस एसेट. लॉस एसेट में पूरा का पूरा अमाउंट प्रोविजन में लिया जाएगा बिकॉज रिकवरी का चांसेस नील हो जाता है. दीज एसेट्स वेयर द लॉस इज ऑलरेडी आइडेंटिफाइड. अब ये एसेट्स कब एसेट माना जाएगा कि लॉस हो गया? जब बैंक खुद से रिकॉग्नाइज कर ले ये सिचुएशन को, या फिर इंटरनल ऑडिटर्स के कहने पर, एक्सटर्नल या फिर सब्सिडियरी स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स लोग कहे आफ्टर ऑडिटिंग एंड ऑल, या फिर RBI इंस्पेक्टर्स. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी एसेट्स और उनका प्रोविजनिंग कैसे करना है. अब देखिए प्रोविजनिंग टेबल को मैंने एक ग्राफ फॉर्मेट में लिया है, एक टेबल के फॉर्मेट में, ताकि आपके रिवीजन पर्पस के लिए हेल्प हो जाए. अब सबसे पहले इसमें देखिए स्टैंडर्ड एसेट. स्टैंडर्ड एसेट में बहुत कम प्रोविजनिंग करना था, 0.25% या फिर 1% के हिसाब से एसेट जिसका डिफ़ॉल्ट वगैरह कुछ नहीं होता, देयर इज़ लो प्रोविजनिंग इन दिस केस. फिर आ गया हमारा सब स्टैंडर्ड एसेट 1 मंथ टू 12 मंथ का कैटेगरी. इसमें है 2 प्रकार का, 15% सिक्योर्ड हो गया, अनसिक्योर्ड 25% पर आया. सेम 25% पर नेक्स्ट हम लोग चलेंगे. NPAs फॉर 1 to 12 मंथ्स. सो सिक्योर्ड में क्या क्या होता है, अनसिक्योर्ड में हमने अभी कवर किया है. नेक्स्ट आता है डाउटफुल एसेट. यहाँ स्टार्टिंग ही होगा 25% से प्रोविजनिंग का, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू 40%, फिर 100% है. अब पीरियड कंडीशन है 12 मंथ से ज़्यादा, तब हो जाएगा ये डाउटफुल एसेट्स. हायर रिस्क हो जाता है देन दी सब स्टैंडर्ड एसेट.
हायर प्रोविजनिंग भी इसलिए रखना पड़ता है। और लॉस एसेट में 100% प्रोविजनिंग चलेगा। डिक्लेयर्ड लॉस बाय द बैंक ऑडिटर्स या फिर आरबीआई, देयर इज फुल प्रोविजनिंग मैंडेटरी अंडर द लॉस एसेट्स। ये हो गया हमारा थ्योरी पार्ट। अब हम लोग मूव करते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्वेश्चंस। कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ट्राई सॉल्विंग दिस आउट। सो द राइट आंसर इज रिस्क एडजस्टेड एसेट। रिस्क वेटेड एसेट या फिर रिस्क एडजस्टेड एसेट का मतलब सेम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ एनपीए। एनपीए के अंडर कौन सा कैटेगरी नहीं आता है। इसके अंडर परफॉर्मिंग एसेट्स नाम का कोई चीज़ नहीं है। स्टैंडर्ड हो गया, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस, ये सब आता है। परफॉर्मिंग एसेट जैसा कोई चीज़ नहीं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। अ लॉस एसेट इज वन वेयर लॉस हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय द इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर्स, एंड स्टेटमेंट टू इज अ लॉस एसेट इज अनसर्टेन बट मस्ट बी आइडेंटिफाइड एज अ लॉस। ट्राई सॉल्विंग दिस आउट। इसका राइट आंसर है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखिए कैसे। अ लॉस एसेट इज वन वेयर लॉस हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय द इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर्स। ठीक है, इंटरनल ऑडिटर्स, एक्सटर्नल ऑडिटर्स ने कह दिया कि लॉस है, तो आरबीआई क्या करेगा? मेजर रोल है आरबीआई। आरबीआई अगर बोल दिए कि हाँ ये लॉस एसेट है तो उन्हें मानना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अ लॉस एसेट इज अनसर्टेन बट मस्ट बी आइडेंटिफाइड एज अ लॉस। ये अनसर्टेन का बात होता ही नहीं है। देखिए, इट सेज दैट लॉस एसेट इज आइडेंटिफाइड ओनली बाय द इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर्स। ये गलत है। एनपीएज इंक्लूडिंग द लॉस एसेट आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द आरबीआई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। नो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, क्वालिटी ऑफ द एसेट, ये सब चेक करने के बाद आरबीआई अपना स्टेटमेंट देखते हैं कि वो एसेट लॉस एसेट है कि नहीं। एंड देन स्टेटमेंट टू है, इट सेज लॉस एसेट्स आर अनसर्टेन। अ लॉस एसेट इज नेवर अनसर्टेन। लॉस तभी कंफर्म किया जाएगा जब पैसा नहीं मिल रहा, तभी हम लोग कंफर्मली बोल सकते हैं कि वो लॉस हो गया। लॉस एसेट इज इक्वल टू एसेट्स वेयर लॉस इज आइडेंटिफाइड एंड देयर इज नो चांस ऑफ रिकवरी। अनसर्टनिटी का बात यहाँ आएगा ही नहीं। दिस स्टेटमेंट इज absolutely wrong. A loss asset must be identified as a loss, then only it will come under the NPA loss assets. ठीक है, I hope this is clear. Now the next question is, banks are required to classify non-performing assets into, इसका राइट आंसर हो जाएगा सबस्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट एंड लॉस एसेट्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। बाकी बैड डेब्ट्स वगैरह इसमें नहीं आ। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो, यू कैन कमेंट दैट डाउन, आई वुड गिव अ रिप्लाई टू दैट। सो टेक केयर एंड कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।